हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी ने थोड़ा सा प्रेशर दिया कि मैम जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं आप इनको थोड़ा सा और बता दीजिए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ, उसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ और साथ में उनके आंसर्स को भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे आंसर मांगे थे व्हाट्सएप पे, टेली पे, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, सो अब आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिलेबस आप लोगों को पता है, हिस्ट्री मेन वाली जो हिस्ट्री है आपकी, इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, उसका हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हम अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, मतलब पार्ट 2 का। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में तीसरी शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की विवेचना कीजिए। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई उसके बाद सीधा थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की जगह वो क्या हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध हमारा क्या था? शीत युद्ध था हमारा एक विचारधारा की लड़ाई जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रही थी। अब यूएसए और यूएसएसआर, इन दो के बीच में जो पूरा वर्ल्ड था वो डिवाइड हो गया था। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो वाले पे से ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो डिवाइडेड वर्ल्ड वाला है उस पे से क्वेश्चन है, तो आपको शीत युद्ध बताना है। फिर उसके अंदर किस तरीके से यूएसए और यूएसएसआर ने सभी देशों को आमंत्रण दिया था, इन्विटेशन दिया था अपने अपने में शामिल होने के लिए, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन को हमारे भारत ने बनाया और इसके अंडर 4 और देश शामिल हुए जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को निभाया। वो कौन थे? भारत, घाना, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति थी क्या? बेसिक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो मूवमेंट था जिसके अंदर हमारे ये जो थे ये पांचों देश, इन दोनों ने ना तो यूएसए में पार्टिसिपेट किया, ना ही यूएसएसआर में पार्टिसिपेट किया। इन लोगों ने अपने आप को अलग रखा और वो किस तरीके से रखा? गुट निरपेक्ष नीति की हेल्प से अपने आप को अलग रखा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में तीसरी शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की विवेचना कीजिए। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूप में एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड या थर्ड पावर के रूप में हमारे ये 5 देश या फिर जो आज़ाद हुए थे वो देश आते हैं। ठीक है, बेसिक डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं, तो इसके अंदर ये सब कुछ लिखा जाएगा। आप किस सीमा तक इस बात से सहमत हैं, इस मत से सहमत है कि वैश्वीकरण साम्राज्यवाद का ही विस्तार है? ठीक है, मतलब आप, इन्होंने बोला है कि आप किस हद तक इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ही साम्राज्यवाद का डेवलपमेंट होता है। अब भाई देखो, अगर यहाँ हम साम्राज्यवाद की बात करें तो इम्पेरियलिज्म क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में यहाँ पर कब्ज़ा करा और 1613 में उन्होंने अपने पूरे अच्छे से पैर जमा लिए थे। ठीक है, बेसिक जो एक तरीके से देखा जाए उन्होंने गुलाम कब बनाया इंडिया को? 1613 में। अब साम्राज्यवाद का मतलब होता क्या है? साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि किसी देश का, किसी कंट्री का, किसी और कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखना साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, इम्पेरियलिज्म तो भाई वही वाली चीज़ तो इन्होंने करी थी ना। अब ये लोग पहले क्या करते थे? 1600 से 1613 के बीच में इंडिया से सामान ले जाते थे और वहाँ से पैसे या फिर कुछ भी चीज़ लेकर आते थे। लेकिन जब इन्होंने इंडिया को 1613 में पूरा गुलाम बना लिया तो यहाँ से सामान तो ले जाते थे बट वहाँ से कुछ भी नहीं लेकर आते थे। तो इससे देखते देखते इन्होंने हमारी सभी चीज़ों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इससे जो हमारा सोने की चिड़िया वाला भारत था उसकी सोने की चिड़िया ले गए और एक नकली चिड़िया छोड़ गए। तो ये जो वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा कैसे दिया? ऐसे ही तो दिया, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। अब जैसे मानो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो हमारी थर्ड पावर थी, थर्ड वर्ल्ड था जिसके अंदर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश थे, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। अब इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी तो डेवलप कंट्रीज़ अपने अंडर में रखती हैं, कंट्रोल में रखती हैं। अब मतलब इतना भी कंट्रोल में नहीं रखती कि बिल्कुल ही उनको अपने इशारों पर नचा रही हैं, लेकिन हाँ अपना सामान वगैरह बेचना, सब कुछ करना, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री जो है वो इतनी जल्दी अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती कि वो हर चीज़ को बनाना शुरू कर दे। लेकिन फिर भी ये जो 5 कंट्रीज़ है, स्पेशली भारत, उसने आज़ादी के बाद तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उभारा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में नारीवाद आंदोलनों पर नोट लिखिए। अब ये जो है आपका एक बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखकर मत कम लिखना कि यहाँ पर तो नोट लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को सीधा पूछा गया है तो आप एक आधा पेज का आंसर मत लिख कर आ जाना कि यार नोट ही तो मांगा था कि और क्या लिखे, पूरा लिखना पड़ेगा। अब स्वतंत्र भारत में नारीवाद आंदोलन पर नोट लिखने हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई है कि स्वतंत्र भारत में नारीवादी आंदोलन किस तरीके से उभरे और उन्होंने कैसे अपने कदम जमाए और किस तरीके से सब चीज़ें सामने आई। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था नारीवाद को आपको कैसे लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, डेफिनेशंस हैं, फिर उसके बाद नारीवाद की हिस्ट्री लिखनी है। अब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट इसके अंदर नारीवाद में थोड़ा सा आपको वो चीज़ें भी लिखनी हैं जो आपके वो वुमेन मूवमेंट्स के अंदर बताई गई हैं, ठीक है। जैसे वुमेन मूवमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए जो औरतों ने करे, औरतों की मतलब मदद से हुए, ठीक है। उसके अलावा नारीवाद की जो 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली, वो चारों स्टेजेस इसके अंदर शो की जाएंगी। तो ये ऐसे करके स्वतंत्र भारत में नारीवाद ने आंदोलनों ने इस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर सीधा सीधा सिविल राइट मूवमेंट्स पर बात हो रही है, तो आपको मार्टिन लूथर और मैल्कम एक्स दोनों के बारे में लिखना है। उसके बाद हमारे ब्लैक जो अगेन चला था एक इस्लामिक तौर पे ब्लैक विमेंस का या ब्लैक लोगों का, तो उसके अंदर फ्रेडरिक डगलस जो थे उनके बारे में लिखना है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे पुरुष फेमिनिस्ट थे, ठीक है। नारीवाद में भी आपको ये शामिल करना है और इसमें भी करना है, जिन्होंने औरतों के लिए स्पेशली ब्लैक विमेंस और मेंस दोनों के लिए आवाज़ उठाई थी, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक लोगों के लिए आंदोलन महात्मा गांधी के तरीके से अहिंसा और सत्य को लेकर किए थे। मैल्कम एक्स ने सीधा सीधा आंदोलन करने के बजाय एक ये राष्ट्र के रूप में उन्होंने कहा कि हम अफ्रीकियों के लिए एक अफ्रीकन अमेरिकन अलग राष्ट्र बना दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद फ्रेडरिक डगलस जो थे उनका भी सेम यही मानना था, वो भी प्रोटेस्ट वगैरह में इतना बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, प्रोटेस्ट वगैरह किए और साथ में एक अलग राष्ट्र की मांग भी करी। मीडिया के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों ने समकालीन संस्कृति में समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है, ठीक है। मीडिया के क्षेत्र में यहाँ पूछा जा रहा है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटकर है, बाकी आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मीडिया के क्षेत्र में परिवर्तनों ने, मीडिया क्या आ गया, यहाँ पे सोशल मीडिया की बात हो रही है, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सारी चीज़ें, उनमें चेंजेस ने समकालीन संस्कृति और समाज को किस तरीके से प्रभावित किया है आपको वो बताना है, ठीक है। कैसे प्रभावित, कैसे इफ़ेक्ट किया है। भाई नॉर्मल चीज़ें, सोशल मीडिया जब से आया तो हमारी समकालीन संस्कृतियों और समाज पर कैसे प्रभाव पड़े, जैसे वैश्वीकरण फैला, ठीक है, उससे ग्लोबलाइजेशन फैला सोशल मीडिया से। जैसे अब अमेरिकन कंपनीज़, अमेरिकन जो फूड कंपनीज़ हैं, सब कुछ है इंडिया में आपको हर जगह दिखेंगी। सीपी में तो हर दूसरी जगह पर आपको मैकडॉनल्ड है या फिर डोमिनोज़ है, ये सब जगह दिख जाएंगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें, ये सब कुछ कि किस तरीके से सोशल मीडिया के चेंजेस के अंदर समकालीन संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब इससे क्या कि संस्कृति को, कल्चर को इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, किसी भी तरीके से प्रभाव पड़ सकता है खाने के रूप से। अब यहाँ पर अगर हम पहनावे की बात करें तो यहाँ पर आपको हर दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, इनफैक्ट पहली लड़की भी वेस्टर्न लुक में मिलेगी, सूट में, साड़ी में, सलवार में। बहुत 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 रेयर लोग अब होते हैं, ठीक है। बाकी लड़कों का तो पहनावा वो था ही, लेकिन उतना मतलब ज़्यादा लड़कों का नहीं लगता कि वो जीन्स पहनते हैं, वो सब है। जीन्स भी यहाँ की नहीं थी, वो आउट ऑफ इंडिया ही है। तो लेकिन लड़कियों में ज़्यादा वेस्टर्न लुक आ चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मीडिया के क्षेत्र के अंदर चेंजेस आने की मदद से हमारी समकालीन संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध क्या है, इस पर चर्चा करो। सीधा सीधा कोल्ड वॉर आपसे जो फर्स्ट यूनिट है वो पूछी गई है, बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इस पर तो क्वेश्चन आना मतलब एक तरीके से कंपलसरी है, ठीक है। घूम कर भी आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुए शीत युद्ध से एशिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध से एशिया पर क्या प्रभाव पड़ा,
भैया वही वाली बात है ना, सीधा सीधा आपको यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन पूछा जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को डिवाइड मतलब करके इसको अपने आप को अलग कर लिया, एक थर्ड वर्ल्ड बना दिया। तो दूसरे विश्व युद्ध से पूरे एशिया पे ही असर पड़ा। एशिया के अंदर ये 5 कंट्रीज़ आती हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थी, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पर ये जो एशिया पे प्रभाव पड़ा वो ये सारी चीज़ों का था, और साथ ही में कि कैसे कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप के लिए, हर चीज़ के लिए खुद आगे बढ़ाया, सब कुछ करा। और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध के अंदर एशिया में ये चीज़ों का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मानवाधिकार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। मानवाधिकार आंदोलनों की बात हो रही है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पर, ठीक है। अब भाई यहाँ पर जो बात हो रही है तो ये मानवाधिकार आंदोलन आपको सीधे सीधे लिखने हैं, 20वीं सदी की बात हो रही है। तो अब आप स्टार्टिंग से इसको लेके चलोगे। पहले आपको थोड़ा बहुत मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उसके बाद मैल्कम एक्स है, फिर और टाइम आगे बढ़ेगा तो फ्रेडरिक डगलस हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़ाओ तो अब के टाइम के मोमेंट्स आपको थोड़े बहुत मेंशन करने पड़ेंगे। तो इससे जो है टीचर देखेगा कि बच्चे की नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके हिसाब से आपको आंसर मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जनसंचार के आधुनिक साधनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जनसंचार के आधुनिक साधनों की भूमिका का, अब 20वीं सेंचुरी में जनसंचार मतलब वही सेम रोल ऑफ मॉडर्न मीन्स की मास कम्युनिकेशन। मीडिया ने, अब मीडिया के अंदर आपके समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो वही होते हैं समाचार पत्र पत्रिका, ठीक है। उसके अलावा अब अगर मॉडर्न थोड़ा रूप में बात करें, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब है आपका, सारी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर इन्होंने साधनों की, आधुनिक साधनों की भूमिका क्या मूल्यांकन के बारे में बोला है कि भाई सीधा सीधा मूल्यांकन कर दो। तो आप लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बताना है और उसने कैसे मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया, कैसे मॉडर्न चीज़ों को, अब मॉडर्न चीज़ों में क्या, वही सेम जो क्वेश्चन आप लोगों को पीछे बताया था मैंने कि खान पान की चीज़ें, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन बताए हैं जो रेगुलरली नॉर्मली आप लोगों को मिलेंगे नहीं कहीं पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़े से घूमे हुए होते हैं, आते यही सेम टू सेम है, वो ये भी क्वेश्चन वही था, पीछे जो बताया वो भी वही था, बस थोड़े से समझने की देरी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप सो आप लोगों के डाउट्स अब नहीं हो। बाकी मैंने सेकंड पार्ट आप लोगों की डिमांड पर बना दिया। आपका टुमारो पेपर है और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पेपर देना, दिमाग में बिल्कुल भी कुछ मत रखना। जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, जो चीज़ हो रही है, आपको बस वो ही लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सो अगर आप लोगों को इसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।